तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा हो जाए राजस्थान की प्रमुख नदियों की, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो नदियां हैं वो राजस्थान के लिए कुछ विशेष ही महत्व रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि देखिए, राजस्थान जहां पर लगभग 61% भूभाग मरुस्थल है, जहां पर काफी सारी नदियां बहुत कम समय के लिए बहती हैं। इवन चूरू और बीकानेर तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोई नदी ही नहीं बहती। तो फिर नदियों का अपना एक विशेष महत्व हो जाता है। और आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे ही सभ्यताएं पनपती हैं, चाहे वो दजला फरात के किनारे पनपी हुई हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वह हमारी हिंदू नदी के किनारे इंडस रिवर सिस्टम के किनारे पनपी मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता और या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हो, या फिर कोई और वैदिक सभ्यता हो। क्योंकि जहां पानी होगा वहीं फसलें होंगी, और जहां फसलें होंगी वहीं पर जीवन यापन हो पाएगा। तो इसीलिए राजस्थान का संबंध भी एक प्राचीन सभ्यता से है, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हो। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कालीबंगा यानी हनुमानगढ़ में देखने को मिलते हैं। पर आज के समय में भी नदियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इवन कई सभ्यताएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी घाटी के किनारे पनपी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे पनपी। बात ध्यान रखिएगा, हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहे हैं, तो इंडिया की बात नहीं होगी। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन वैदिक नदी थी जिसका नाम है सरस्वती। तो सरस्वती नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता पनपी, और यह प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी ही राजस्थान में बहा करती थी। कहा जाता है बच्चों कि भारत जब विश्व गुरु था तब भारत जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसमें आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सभी सम्मिलित थे। और यही जम्बू द्वीप विश्व गुरु इसीलिए माना गया क्योंकि जब तक भारत में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां प्रवाहित हो रही थी, ज्ञान के भंडार थे। पर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ और सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, और वहीं से पूरा ज्ञान का सागर भी विलुप्त हो गया और भारत उपनिवेश बन गया। जो कभी विश्व गुरु था वो उपनिवेश भी बन जाता है, ठीक है। और इसी के कुछ अवशेष जो हैं हमें हमारी कालीबंगा यानी कि हनुमानगढ़ से देखने को मिले। कालीबंगा यानी कि हनुमानगढ़ से आपको यहां पर कुछ अवशेष देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है बच्चों कि प्रागैतिहासिक काल में जब सरस्वती नदी और जो यमुना नदी मिलकर जब बहा करती थी तो उसे राजस्थान में हाकरा नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, हाकरा प्राचीन नाम है प्रागैतिहासिक काल का। हाकरा, हाकरा नामक ये जो नाम है प्रागैतिहासिक काल में सरस्वती नदी प्लस यमुना नदी जब मिलकर बहा करती थी उसे कहा जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह हाकरा किसे कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल में जब सरस्वती नदी और यमुना नदी जब मिलकर बहा करती थी तो उसे ही हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए, हमारी काफी सारी सभ्यताएं हैं जो यहाँ पर पनपी हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा आहड़ सभ्यता का, जो कि बेड़च और बनास नदी के किनारे पनपी। इसी प्रकार से आपने कोठारी नदी का नाम सुना होगा जो कि भीलवाड़ा में है, वहां पर हमारी बागोर सभ्यता पनपी। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा गणेश्वर सभ्यता का, जो कि नीम का थाना के पास है, वह कांतली नदी के किनारे पनपी है। तो बहुत सारी नदियों की वजह से ही कई सारी सभ्यताएं पनपी हैं।
और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, और वह मुख्य बात यह है कि राजस्थान में बहुत कम नदियां, या फिर ये कहें कि कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा जल लेकर आती हो। राजस्थान के अंतर्गत केवल और केवल चंबल ही बारहमासी नदियां है। तो ध्यान रखिएगा, केवल चंबल बारहमासी नदी है राजस्थान में, जो कि 12 महीने बहती है। बाकी सभी नदियां अब क्या है, बाकी सभी नदियां हमारी बरसाती नदी है। केवल चंबल 12मासी नदी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि नहीं सर, आप तो गलत कह रहे हो, 12मासी नदी केवल चंबल नहीं है, माही भी 12मासी नदी है। आपके मन में यह विचार होगा, तो ध्यान रखना, पहले माही 12मासी नदी हुआ करती थी, बट अभी कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी में माही नदी का जल सूख जाता है, यानी कि माही नदी गर्मी में बिल्कुल सूख जाती है, खाली हो जाती है। इसीलिए माही नदी अब वर्ष भर नहीं बह पाती है। इसीलिए अब राजस्थान में केवल और केवल चंबल ही 12मासी नदी है। तो नोट कर कर आप लिख सकते हो, माही अब 12मासी नदी नहीं है। माही क्या है, अब 12मासी नदी नहीं है। पहले ये 12मासी नदी हुआ करती थी। अब देखिए, हमारे राजस्थान में जो अरावली है, राजस्थान के अंदर जो अरावली है, वह एक महान जल विभाजक रेखा के रूप में काम करती है। अरावली क्या है, एक महान जल विभाजक है। क्यों है महान जल विभाजक? क्योंकि अरावली जो आपके उत्तर पूर्व से अरावली हमारे जो दक्षिण पश्चिम में बहती है, मतलब अरावली जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, वह जल को 2 भागों में विभाजित कर देती है। एक तो होता है वो नदियां जिनका पानी अरब सागर में गिरेगा, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक वो नदियां जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, यानी कि जो कि गंगा और यमुना के प्रवाह तंत्र में मिल जाएंगी, यानी कि वो नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो 2 प्रकार की नदियां बन गई, और बीच में रह गया हमारा अरावली। इसीलिए अरावली क्या है, एक महान जल विभाजक है। इट इज द ग्रेट वाटर डिवाइडिंग रेंज। तो ये महान जल विभाजक हो जाती है। तो इसीलिए राजस्थान में मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से नदियों को पढ़ते हैं। एक तो वो नदियां जो कि अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और बच्चों, एक वो नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। पर देखिए, राजस्थान जो कि कभी एक विशाल समुद्र तैतीस सागर का भाग हुआ करता था, तो उसी के कुछ अवशेष भी हमें यहां पर आज भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो उसके कुछ अवशेष हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए राजस्थान में कुछ नदियां निकलती हैं, फिर थोड़ी दूर चलती हैं, और फिर राजस्थान की भूमि में ही समाहित हो जाती हैं। यानी कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो राजस्थान से निकलेंगी और राजस्थान में ही समाहित होकर रह जाएंगी। ऐसी नदियों को कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज, यानी कि ऐसी नदियां कहलाती हैं अंतः प्रवाह की नदियां।
तो तीसरी प्रकार की जो नदियां हैं वह आंतरिक जल प्रवाह की या फिर अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। आंतरिक जल प्रवाह की या अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, जो कि नॉट सो कॉमन नाउ डेज, बट थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे, है ना। EORE की क्लास का पार्ट 15 अपलोड कीजिए। चलो बिल्कुल बच्चों, पार्ट 15 क्या 16 सब अपलोड कर देंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी की बेस्ट बुक कौन सी है? देखो बच्चों, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और लक्ष्य, ये 2 किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो नदियां हैं, अब एक कॉमन सेंस लगाओ आप कि राजस्थान क्या है, अधिकांश भाग राजस्थान का क्या है, मरुस्थलीय है। और मरुस्थलीय वो भाग है जो कि कभी तैथिस सागर का अंश हुआ करता था। तो अब जो भाग आपके तैथिस सागर का अंश हुआ करता था, तो उसके कुछ कुछ अवशेष तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत सारी अंतः प्रवाह की नदियां राजस्थान में हैं। इसीलिए राजस्थान का पूरा नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है उसका 60% आंतरिक जल प्रवाह है। कितना प्रतिशत? 60%। यानी कि जितना पानी राजस्थान में बहता है उसका 60% सिर्फ और सिर्फ इनलैंड ड्रेनेज है, आंतरिक जल प्रवाह है। बाकी बच गया 40%, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां संयुक्त रूप से पूरे जल प्रवाह क्षेत्र के 40% भाग को रखती हैं। और ये जो आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है, जिसमें लूनी, जवाई और भी कई महत्वपूर्ण नदियां आती हैं, इसमें भी अधिकांशतः नदियां आंतरिक जल प्रवाह की अरावली के पश्चिम में हैं, क्योंकि अरावली के पश्चिम में ही तैथिस सागर था, अरावली के पश्चिम में ही थार का मरुस्थल है। तो इसीलिए जो नदियां हैं अक्सर ढाल के कारण निकलती भी अरावली के पश्चिम में ही हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो इट शुड बी रिमेंबर। हाँ, एक बच्चे का प्रश्न, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सही है क्या? बच्चों, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, जिस ऑथर का नाम मैंने आपको लिया है वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का ही ऑथर है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का लेखक का ही नाम डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है और उसकी किताब अच्छी है। रही बात पनोरमा की गाइड की, पनोरमा की गाइड बच्चों डिटेल्ड नहीं है, इतना डेप्थ में और इतना डिटेल में नहीं है जितने कि आजकल राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो थोड़ा सा आपको राजस्थान ज्योग्राफी को डेप्थ में करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े अंदरूनी आते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, थोड़ा सरफेशियली मत पढ़ो, क्योंकि वो जमाना गया जब सिखवाल की मैप की किताब से क्वेश्चन बन जाते थे। क्वेश्चन तो आज भी सिखवाल की किताब से बन जाएंगे, बट सारे नहीं बनेंगे, और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो हमें उस लेवल की तैयारी करनी है कि सभी क्वेश्चन बन जाएं, कुछ छूटे नहीं। तो इसीलिए थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है तो 2 किताबें पढ़नी चाहिए आपको। एक तो मानव हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, और दूसरी है लक्ष्य की किताब जो कि अपडेटेड वाली है, लेटेस्ट वाली पढ़नी है। ये 2 पढ़ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी इस प्रकार से। पर इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक विधि अपनाएंगे। हम ये देखेंगे कि कौन सी नदी कहां कहां बहती है। जैसे कि राजस्थान को हम अगर विभाजित करें तो उत्तर पश्चिम में बहने वाली नदियां, दक्षिण पश्चिम में बहने वाली नदियां, दक्षिणी भाग में बहने वाली नदियां और हमारे दक्षिण पूर्व में बहने वाली नदियों के साथ साथ पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां। तो हम दिशा के अनुसार नदियों को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम में बहने वाली नदियां, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, राजस्थान में चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। चलो इनको लिख ही लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो लिख लेते हैं थोड़ा सा
कि कौन कौन से डेटा हैं जिन पर प्रश्न बन जाते हैं। पहली बात, चूरू एवं बीकानेर में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। यहां पे क्या है, कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो देखिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताओ, आसान प्रश्न है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल। पर ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो कि पूरी राजस्थान में बहती है, किसी और राज्य में नहीं बहती? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, और उसका जो कैचमेंट एरिया है, जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वह भी सबसे ज्यादा है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी एवं सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों का ही एक ही आंसर है, बनास, जिसे वन की आशा भी कहते हैं। बनास पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी सर्वाधिक है। ठीक है, तो इट शुड बी रिमेंबर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कोई महत्वपूर्ण बात बताओ? हाँ, एक चीज बताओ कि सबसे ज्यादा बांध किस नदी पर बने? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बांध वाली नदी भी हमारी चंबल ही है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बांध, सर्वाधिक बांध वाली नदी, जैसे कि देख लो हमारे जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज, ये सब चंबल पर है। तो सर्वाधिक बांध वाली नदी भी कौन सी है? सर्वाधिक बांध वाली नदी भी चंबल ही है। चलो एक चीज और बताओ कि कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं? बताओ कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं, यानी कि सर्वाधिक नदी वाला संभाग। सर्वाधिक नदी वाला संभाग है कोटा। सीधी सी बात है, जहां ज्यादा बरसात, जहां ज्यादा अच्छा खासा पानी, वहीं नदियां बहेंगी। तो सबसे ज्यादा नदियां जो हैं वो कोटा संभाग में बहती हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान की अधिकांश नदियां जो हैं वो प्रौढ़ावस्था में हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है यंग स्टेज, जिसे बोलते हैं तरुण नदी या यौवनावस्था वाली नदी, जिसमें नदी जाती है और हर जगह वी शेप की घाटियां बनाती जाती है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था और फिर आती है वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या करती है नदियां? यू शेप की घाटी बनाती हैं और तटबंध बना देती हैं। फिर उसके बाद में वृद्धावस्था के अंदर नदियां ऐसे ऐसे झीलें बनाती हैं जिसे बोलते हैं मिएंडर्स। तो
अब हमारी जो नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में है, यानी कि घाटी कैसे बनेगी, यू शेप की बनेगी। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान की अधिकांश नदियां प्रौढ़ावस्था के अंदर हैं, तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं वो क्या हैं, प्रौढ़ावस्था में हैं, तो इट शुड बी रिमेंबर। तो राजस्थान की अधिकांश नदियां कैसी हैं, प्रौढ़ावस्था में। तो ये कुछ सीधी सीधी सिंपल सिंपल बातें हो गई। तो एक तो चीज ध्यान रखना, एक वर्ड और आता है जो इंपॉर्टेंट है, ढंड या ढांड किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना ढंड या ढांड, वायु के द्वारा जब अपर्दन होता है तो कई कई जगह गड्ढे बन जाते हैं क्योंकि वहां से मिट्टी उठकर चली गई है। अब वहां पर अगर पानी जमा हो जाए तो फिर ऐसी झीलें जो होंगी उन्हें ढंड या ढांड कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वायु अपर्दन द्वारा निर्मित अस्थायी झीलें, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित अस्थायी झीलें, क्योंकि वायु अपर्दन आज है कल नहीं होगा, ढंड या फिर ढांड कहलाती हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम चलेंगे हमारी उत्तर पश्चिम राजस्थान की नदियों पर, यानी कि ऐसी नदियां जो कि उत्तर पश्चिम में बहती हैं। ये रहा मेरा अगर अरावली, तो यहां से निकलकर उत्तर पश्चिम की तरफ बहेंगी। तो उसमें सबसे पहली और सबसे प्रमुख नदी है हमारी लूणी नदी, जिसके कई नाम हैं, काफी पुरातन टाइम से चलती है ये। इसका नाम है लवणाद्री, लवणावरी और कई नामों से जाना जाता है। इसे लवणवती भी बोलते हैं। सबसे पुराना नाम है इसका लवणवती। इसका उद्गम स्थल है अजमेर की नाग पहाड़ियां। हमारी जो लूणी नदी है वह अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो यहां पर देखो, ये रहा हमारा लूणी नदी, ये रही हमारी लूणी नदी। और ध्यान रखना नदी को हमेशा बहाव की दिशा में ही देखा जाता है। तो नदी की तरफ ऐसे ऐसे बहो, तुम्हारा ये वाली हो जाएंगी, इधर वाली दाईं ओर की सहायक नदियां, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर वाली जो होंगी वो होंगी हमारी बाईं तरफ की सहायक नदियां, यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सहायक नदियां क्या होती हैं, जो कि मुख्य नदी में जल को लेकर आती हैं, जल को लाकर डालती हैं, उन्हें बोलते हैं सहायक नदियां। और जो जल लेकर निकल जाती हैं उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहां पर हमारे ये नदियां आ जाएंगी। अब ये मेरी लूनी नदी है, तो इसकी एकमात्र सहायक नदी है ये, जो कि दाईं ओर से आकर मिल रही है, जिसका नाम है जोजड़ी। तो ध्यान रखिएगा, इस पर कई बार प्रश्न आए हैं कि लूनी नदी की एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी क्या है, जोजड़ी नदी है। और ये जोजड़ी नदी निकलती है नागौर के पोंडलू गांव से। कौन से गांव से, नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कई सहायक नदियां हैं, बाकी जितनी भी सहायक नदियां हैं हमारी लूनी की, वो सभी की सभी सहायक नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, जिसमें है गुहिया, और इधर है बांडी नदी, फिर आती है सूकड़ी नदी, फिर यहां पर हमें देखने को मिलती है एक जवाई नदी,
जो पाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जवाई बांध भी है। फिर आती है एक खारी नदी, और इधर है हमारी सागी नदी। ध्यान रखना, सागी की बात हो रही है, ना कि साबी की। तो वहीं बाईं ओर से मिलने वाली लूनी की जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले है गोहिया, फिर बांडी, फिर सूकड़ी, फिर जवाई, फिर खारी और फिर सागी। तो आजकल आरएएस में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम बताओ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर है गोहिया बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में, और सबसे नीचे है सागी। तो गोहिया, बांडी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से टोटल यह आपके 6 नदी है, जिसमें बीच में जवाई आती है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो हमारा बहाव क्षेत्र है लूनी नदी का, अजमेर से निकलकर यह दक्षिण पश्चिमी नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के अर्धशुष्क क्षेत्रों में बहती है, फिर गुजरात में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी कि अरब सागर प्रवाह क्षेत्र में मिलने वाली प्रमुख नदी है लूनी नदी। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख नदी है कौन सी? लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, जो कि अरब सागर प्रवाह क्षेत्र में मिलेगी। तो इट शुड बी रिमेंबर। हाँ, एक बच्चों का प्रश्न पीडीएफ दे देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए सर, आपकी ईओआरओ की क्लास क्यों नहीं लग रही यूट्यूब पर? हाँ, तो यूट्यूब पर बच्चों मैंने कहा था, तो काफ़ी सारी क्लासेस मैं ईओआरओ की ऑलरेडी ले चुका हूँ यूट्यूब पर। फिर भी कुछ सेशन बाकी हैं जिन पर क्लास अभी और हो जाएगी, डोंट वरी। पर राजस्थान ज्योग्राफी भी ईओआरओ में पूछा जाता है, तो कुछ कक्षाएं अब राजस्थान ज्योग्राफी की भी होंगी, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन राजस्थान ज्योग्राफी की भी हो जाए। आरएएस का नया बैच कब आ रहा है बच्चों? इस माह के सेकंड लास्ट या लास्ट वीक में आरएएस का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव न्यू बैच आ रहा है, जो कि आरएएस प्रीलिम्स के लिए होगा, जिसे आप शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, राजस्थान ज्योग्राफी सभी के काम में आता है। तो तुम चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, टेट की दे रहे हो, सी टेट की दे रहे हो, या कोई भी तैयारी कर रहे हो जिसके सिलेबस में राजस्थान ज्योग्राफी है, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं। सभी का राजस्थान ज्योग्राफी तो सब में आता है, तो सब लोग देख सकते हो। हाँ, तो लूनी नदी बात करें तो लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर। कितना? 495 किलोमीटर। और यह राजस्थान की एक मुख्य नदी है। पर ध्यान रखिएगा, यह एक पेरेनियल रिवर या नित्यवाही या बारहमासी नदी नहीं है। यह पूर्णतः बरसाती रिवर है। ये क्या है? सीजनल रिवर है। बरसात आएगी, पानी आ गया तो भर गया, केवल वर्षा ऋतु में ही ये प्रवाहमान होगी, उसके बाद में ये नहीं होगी। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो लूनी नदी है, इसका पानी जाता है बालोतरा तक। बालोतरा तक तो इसका पानी भैया रहता है मीठा, और बालोतरा के बाद में इसका पानी में नमक के कण, कुछ लवणीय कण मिलने लग जाते हैं और पानी खारा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जो पानी है वह लवणीय कण मिलने के कारण खारी हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है लवणवती, मतलब जो लवण से बनी है। लवण यानी कि खारी चीजों से बनी है। तो इट शुड बी रिमेंबर। साथ ही साथ कई बार इसके प्रवाह में मिट्टी के टीले उड़कर आ जाने से नदी रुक जाती है, और इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती कहते हैं। फिर गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी मिलने के बाद ये लूनी कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, जहां अजमेर की नाग पहाड़ियों से लूनी नदी निकल रही है वहां इसका नाम है सागरमती। फिर उसके बाद में गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के कुछ अंश जब इसमें मिलते थे, फिर यह लूनी नदी
कहलाती थी। कई कई बार यह इसका प्रवाह रुक जाता है क्योंकि मिट्टी के टीले बीच में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में यह क्या करता है, ये आगे नहीं बढ़ पाती। और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी लूनी नदी का जो ये उत्तरी क्षेत्र है, लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है, इसे थली कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? थली कहते हैं। तो लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र, लूनी का उत्तरी क्षेत्र जो है वह थली कहलाता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे थली कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो इट शुड बी रिमेंबर। क्या कह रहे हो राजेश? तुमने तो बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब तुम क्या बात कहने वाले थे? अच्छा, ये पूछ रहे हो कि प्री के साथ मेंस नहीं करवाओगी क्या? बच्चों, अभी जो बैच आ रहा है वो प्रीलिम्स का एक सेपरेट बैच है। मेंस, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच एक हो चुका है। अब जो है वैकेंसी जल्दी आने वाली है, तो इसीलिए प्री वाली चीजों को साथ लेकर चलेंगे। तो कंप्लीट प्रीलिम्स का एक बैच है अभी, ये मेंस का बैच, प्री प्लस मेंस का एक बैच चल रहा है और सिर्फ प्री वाला बैच अभी आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली प्री प्लस मेंस का बैच, अभी देखो वैकेंसी आने वाली है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी प्री के अकॉर्डिंग करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके हाथ में नोटिफिकेशन हो। तो इसीलिए हम प्री को फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं अभी। पर टेंशन मत लो, प्री के बाद मेंस का भी क्लासेस अलग से भी होंगी और जिसे प्री प्लस मेंस करना है उसका एक ऑनगोइंग बैच ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जोजड़ी नदी जो है वो नागौर के पुंडलू गांव से निकलती है और यही जोजड़ी नदी कहां आकर मिलती है, थोड़ा सा उसे देख लेंगे। 1 मिनट गाइस। क्या हो गया? चलिए, हाँ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्षेत्र थरी कहलाता है और ये जो जोजड़ी नदी है वो दुदिया नामक जगह है जोधपुर में, वहां आकर मिलती है जोजड़ी नदी। इसी तरीके से जो बांडी नदी है वह लूनी से लाखर पाली में मिलती है, सुकड़ी 1 मिलती है सादड़ी बाड़मेर में और मीठड़ी 2 हमें मंगला बाड़मेर में मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख चीजें हैं, तो इट शुड बी रिमेंबर। इसी तरीके से जवाई नदी जो निकलती है, जो कि महत्वपूर्ण है, वह मोरिया पाली से निकलेगी और फिर उसके बाद में सुखड़ी 2 में मिल जाएगी। खारी जो नदी है वो शेरगांव सिरोही से निकलती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है, उसके बाद में नमक के कण मिलने से खारी हो जाता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। देन गाइस, पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं उन सभी के अपवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग लूनी नदी का है। ध्यान रखिएगा कितना कंट्रीब्यूशन है लूनी नदी का कंप्लीट ड्रेनेज एरिया में। हमारे कंप्लीट ड्रेनेज एरिया में 10.4% कंट्रीब्यूशन है लूनी नदी का। और लूनी नदी पर एक महत्वपूर्ण जसवंत सागर बांध, जिसे पिचियाक बांध भी कहते हैं, जो कि बिलाड़ा जोधपुर में है, इसकी पानी की आवक लूनी नदी से ही होती है। यानी कि पिचियाक बांध में जो पानी आता है वो लूनी नदी से आता है, जो कि बिलाड़ा जोधपुर में है, जो यहाँ पर आपके पिचियाक या जसवंत सागर बांध भी स्थित है। तो इट शुड बी रिमेंबर। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ती है नदी पिचियाक बांध से, लूनी नदी का पार्ट चौड़ा हो जाता है और वर्षा ऋतु में वहीं पर फिर बालोतरा के अंदर उसमें बाढ़ भी आ जाती है। पानी का जो चौड़ा क्षेत्र होने की वजह से बहाव थोड़ा कम भी हो जाता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। और रही बात सहायक नदियों की, हम कर चुके हैं। लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीडली,
लीलड़ी, गुहिया और सागी। तो ये हमारी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। दाईं ओर से केवल जोजड़ी मिलती है, ठीक है, जोजड़ी मिलती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, नेड़ा या रेल किसे कहते हैं? तो जालौर में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को ही, ध्यान रखिएगा, जालौर में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को ही नेड़ा या रेल कहा जाता है। इट शुड बी रिमेंबर, जालौर में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को ही नेड़ा या रेल कहा जाता है। इट शुड बी रिमेंबर। एक और महत्वपूर्ण चीज, बाढ़ आती है बालोतरा बाड़मेर में। अगर अजमेर पुष्कर की पहाड़ियों में बहुत ज्यादा बरसात हो जाए तो यहां पर भी बाढ़ आ जाती है, क्योंकि जो नदी का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है और वो आसपास के समतलीय भूमि तक भी पानी को ले जाता है। इसलिए ज्यादा चीजें हो तो बाढ़ भी आ सकती है यहां पर। तो इट शुड बी रिमेंबर। ध्यान रखिएगा बच्चों, EORO का नया बैच, जिसमें आपको EORO का पार्ट बी, यानी कि आपको EORO के सभी नगर पालिका के अधिनियम, नगर पालिका की योजनाएं करवाई जा रही हैं, वह बैच आज से चालू हो गया है। तो जिसे भी इस बैच को ज्वाइन करना हो वह शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ में ज्वाइन कर सकता है। तो आप सभी ने कहा था कि सर कंप्लीट EORO के पार्ट बी यानी कि नगर पालिका अधिनियम पर एक बैच लेकर आओ, तो बिल्कुल बैच आ गया है। शाम को 4 बजे इसकी क्लासेस हो रही हैं, जिसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो जिसे भी EORO का पार्ट बी का बैच करना है वह शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ, यानी कि SHARMA10 रेफरल कोड के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। तो इट शुड बी रिमेंबर, 6 महीने का कोर्स अगर सिर्फ EORO के लिए लेना है तो 6800 का है, जिसमें शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज करो। 6137 में आप ये कोर्स ले सकते हो। इसी तरीके से 8470 का 1 साल का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें RAS और अदर एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाएगी। इसे भी आप शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ में 7622 में ले सकते हो। तो 1 ईयर का कोर्स लेना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अदर एग्जाम्स की भी प्रॉपर प्रिपरेशन इसमें हो सकती है। एक बच्चे का कहना है एक मैराथन क्लास राजस्थान की नदियों पर। बच्चों, अभी मैराथन क्लास के लिए लगातार 4-5 घंटे का समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही हमें लगातार कोई संडे सैटरडे में अगर टाइम मिला 4-5 घंटे का, तो डेफिनेटली हम एक मैराथन लेकर आ जाएंगे। तो चलिए एक महत्वपूर्ण सहायक नदी की बात हो जाए, लूनी की, जिसका नाम है जवाई नदी। तो ये जो नदी आप देख रहे हो ये है जवाई नदी, ठीक है, जवाई नदी। तो ये जो जवाई नदी है यह पाली और उदयपुर की सीमा पर एक जगह है बाली, जो कि पाली जिले में आता है। वहां पर गोरिया गांव की पहाड़ी से, यानी कि ये जो नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? बाली के अंदर स्थित है गोरिया गांव की पहाड़ियां। तो उन गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। जवाई नदी पाली और जालोर 2 जिलों में बहती है, और जालोर में स्याला गांव के पास ये खारी नदी में मिल जाती है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर एक खारी नदी में मिली, ये है स्याला गांव। कौन सा गांव? स्याला गांव। तो स्याला गांव के पास जालोर में यह खारी नदी में मिल जाती है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है जवाई बांध, और जवाई बांध कहां बना हुआ है? सुमेरपुर पाली में। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है ये राजस्थान के लिए, तो ध्यान रखिएगा। सुमेरपुर पाली के अंदर हमारा जवाई बांध बना हुआ है, तो इट शुड बी रिमेंबर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, सुमेरपुर पाली के अंदर जवाई बांध हमारा बना हुआ है। खारी नदी की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियों से ये रही, देखो खारी नदी, ये जो स्याला गांव में मिल रही थी, किससे?
जवाई से। तो ये वाली नदी है मेरी खारी नदी, जो कि सिरोही के शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है। सिरोही से जालौर में जाएगी और जालौर में फिर स्याला गांव के अंदर, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है स्याला गांव जालौर, यहां पर मिल जाएगी। किससे? जवाई से यह मिल जाएगी। सूकड़ी नदी पर आ जाओ, तो ये रही आपकी सूकड़ी नदी, ठीक है, ये रही मेरी सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी कहां से निकलती है? पाली से निकलती है। ये आपके पाली, जालौर और बाड़मेर 3 जिलों में ये बहेगी। और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है समदड़ी गांव। क्या? समदड़ी, सुना होगा इसका नाम कई बार। समदड़ी गांव एक नाम है जो कि कहां पर है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर समदड़ी गांव में यह लूनी नदी से मिलती है। तो सूकड़ी नदी जो कि पाली जिले से निकलेगी, बाड़मेर में समदड़ी गांव के अंदर जाकर लूनी नदी से मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, इस पर भी एक बांध है जिसका नाम है बांकली बांध, जो कि बांकली गांव जालौर में बना हुआ है। तो बांकली नाम की एक गांव थी और वहीं पर बन गया बांकली बांध, जो कि सूकड़ी नदी पर बना है, जो कि जालौर के अंदर है। तो इट शुड बी रिमेंबर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर बात आते हैं एक और नदी की जिसका नाम है बांडी या हेमावास। बांडी या हेमावास, तो ध्यान रखिएगा, ये आपने एक जगह देखी होगी। ये क्या हो गया? तो देखो ये रहा हमारा, यहां पर है हमारी बांडी नदी। बांडी नदी यहां पर है जो कि लूनी रिवर में गुहिया के साथ मिलती है। ऊपर आपको मिलेगी गुहिया, और गुहिया और बांडी दोनों मिलकर फिर लूनी में मिलती है। तो ध्यान रखना, बांडी भी पाली जिले से निकलती है। फिर पाली से जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव पाली में लूनी नदी में मिल जाएगी। तो ये जो पॉइंट है जहां ये मिल रही है, ये क्या है? लाखर गांव जगह है। कौन सा गांव? लाखर गांव। कहां पर है लाखर गांव? लाखर गांव है पाली में। तो इस पॉइंट पर लाखर गांव के अंदर बांडी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी है इस लूनी नदी की गुहिया नदी। तो सॉरी, बांडी नदी की सहायक नदी है गुहिया नदी, और गुहिया बांडी की दाईं तरफ की सहायक नदी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये क्या है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इट शुड बी रिमेंबर। फिर छोटी सी एक नदी की बात करते हैं, सागी नदी। तो ये रही मेरी लूनी नदी, और इसमें नीचे ही नीचे जो नदी मिल रही है वो है सागी नदी। तो ये जो सागी नदी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है जालौर में। तो यहां पर है हमारी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, और उन जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? सागी नदी। फिर यह जालौर के साथ साथ बाड़मेर में भी बहती है, और यहां बाड़मेर में गांव आता है जिसका नाम है गांधव गांव। कौन सा गांव? गांधव गांव। तो गांधव गांव जो कि कहां पर है? बाड़मेर में। इस बाड़मेर के गांधव गांव में वह लूनी नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, सागी नदी निकली कहां से? जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर से, फिर बाड़मेर में गांधव गांव में मिल जाती है लूनी नदी से। तो इट शुड बी रिमेंबर। अब आ जाओ जोजड़ी नदी पर, जो कि एकमात्र लूनी की दाईं सहायक नदी है। तो ये है हमारी जोजड़ी, और जोजड़ी कहां से निकलती है? नागौर के उच्च पठार से। नागौर में एक गांव है जिसका नाम है पोंडलू गांव। तो नागौर के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है जोजड़ी नदी, और नागौर से निकलकर जोधपुर में ये बहती है।
लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो कि दाईं तरफ की सहायक नदी है, और एकमात्र ऐसी सहायक नदी लूनी की जिसका उद्गम स्तर अरावली की पहाड़ियां नहीं है, क्योंकि नागौर के उच्च भूमि से निकलती है। तो एकमात्र ऐसी नदी जिसकी उद्गम स्थल अरावली नहीं है। तो इट शुड बी रिमेंबर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहीं पर लूनी की कुछ और सहायक नदियां भी हैं जो कि बाईं ओर से मिलती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों लूनी का चैप्टर हुआ खत्म। अब बाकी कुछ नदियों की बात हम करेंगे कल। तो गाइस, राजस्थान की प्रमुख नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में आज हम पढ़ेंगे वन की आशा, यानी कि बनास रिवर। बनास रिवर जो कि चंबल की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। यानी कि बनास गंगा रिवर सिस्टम की नदी है, गंगा तंत्र की नदी है। अर्थात यह नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालेगी, क्योंकि बनास का पानी जाता है चंबल में, चंबल का पानी जाता है यमुना में, और यमुना का पानी जाता है गंगा में, और गंगा का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में। हमारी ये जो बनास रिवर है, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी बनास रिवर है। तो ये वाली जो लाल रंग की आपको नदी नजर आ रही है, यह है बनास। और यहां पर जो आप इस नीले कलर में ये नदी देख रहे हो, ये नदी है हमारी चंबल। तो चंबल की सहायक नदी है बनास। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, परंतु एक ऐसी नदी जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहती है। तो पूरी तरीके से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास, जो कि राजसमंद में, जो कि कहां से, राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहां पर है हमारी खमनौर की पहाड़ियां। तो खमनौर की पहाड़ियों से राजसमंद में निकलती है यह बनास नदी। ध्यान रखिएगा, यह बनास की नदी अरावली की पहाड़ियों को काटती हुई मेवाड़ के मध्य से होती हुई राजसमंद में कुंभलगढ़ के दक्षिण में गोगुंदा के पठार से होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहती है। फिर सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में रामेश्वरम धाम, जो कि पदरा गांव के पास है, वहां चंबल में मिल जाती है। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये जो जगह आप देख रहे हो जहां ये चंबल में मिल रही है, ये है रामेश्वरम धाम। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सी जगह है, रामेश्वरम धाम, जो कि सवाई माधोपुर की खडरा तहसील पदरा गांव के पास है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है, सवाई माधोपुर में। तो रामेश्वरम धाम वो धाम है जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, जहां पर बनास नदी चंबल में आकर मिलती है। और यहां यह गोगुंदा कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ियों से निकलेगी, अरावली को काटते हुए आगे निकल जाएगी। ये जो बनास रिवर है, इसकी कई सहायक नदियां हैं। तो बनास रिवर की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें आपने नाम सुने होंगे खारी नदी, ऐसे ही आपने नाम सुना होगा कोठारी नदी, इसी तरीके से चंद्रभाग नदी, और साथ ही साथ यहां पर मानसी नदी है हमारी, जो इसकी सहायक नदी है। और फिर आती है मुरेल नदी। तो ये मुरेल आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यहां आपको पार्वती 2 देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम इस तरफ से, इस दिशा में अगर बनास नदी बह रही है, तो बनास की बाईं तरफ की लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं चंद्रभाग, कोठारी, खारी, मानसी, मुरेल। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो मुरेल सबसे ऊपर है, चंद्रभाग सबसे नीचे, बीच में कोठारी और हमारी खारी मानसी है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। हो सकता है कि बनास नदियों में
आपसे पूछ लिया जाए कि बनास की सहायक नदियों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का क्रम बताओ। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का क्रम, तो सबसे पहले है मुरेल, मानसी, खारी, कोठारी और चंद्रभागा। ये सब बाईं तरफ की क्या है, बाईं तरफ वाली, बाईं ओर की या बाईं तरफ की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें दाईं तरफ की सहायक नदियों की तो नाम आती है बेड़च। तो ये जो आपको दिख रहा है बेड़च, इसकी दाईं तरफ की सहायक नदी है। फिर इसी बेड़च में बामिनी मिलती है और इसी के ऊपर आप देखोगे इधर मेज है, यहां पर हमारे कुराल है। तो इस तरीके की सहायक नदियां हैं। तो दाईं तरफ की सहायक नदियां थोड़ी कम हैं, पर बाईं तरफ की सहायक नदियां थोड़ी ज्यादा हैं। तो इस तरीके से हमारी संपूर्ण सहायक नदियों की चर्चा हो जाती है। तो आई थिंक मैप में आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। हाँ, यहां पर एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कि गुरुजी मेरा रीट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या। बच्चों, अगर आप सही दिशा में लगातार मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। बट ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कितने डेडिकेटेड हो और उसी हिसाब से आपकी सफलता भी आपको मिलेगी। तो देखिए, बनास नदी में, बनास नदी के दोनों ओर का अपवाह क्षेत्र है, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी, और दोनों ही उपजाऊ है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 512 किलोमीटर लंबी है, और यह पूर्णतः बरसाती नदी नहीं है। यानी कि कुछ इसमें चंबल के वजह से बारहमासी नदी के भी अवशेष हैं। तो यह पूरी तरीके से बरसाती नदी नहीं है। यह कुछ बरसाती नदी के रूप में और कुछ बारहमासी की नदी के रूप में देखी जाती है। राज्य में इसका कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। इसमें दाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है बेड़च और मीनाल। वहीं बाईं तरफ से मिलती है कोठारी, खारी, माशी, डाई, ढोल, सोहाद्रा, मोरेल और काली सिल। तो ये वो नदियां हैं जो कि बाईं तरफ से मिलती हैं। यहीं पर इसी बनास नदी में टोडा रायसिंग के पास बीसलपुरा गांव में बीसलपुर बांध है, जो कि अजमेर और जयपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजमेर और जयपुर को पेयजल इसी बीसलपुर बांध से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वही बनास नदी है जिस पर टोंक में बीसलपुर बांध बना हुआ है और जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जयपुर और अजमेर क्षेत्र के लिए पेयजल की दृष्टि से। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ध्यान रखिएगा, आगे और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि भीलवाड़ा में बिगोद के पास बनास नदी, बेड़च नदी और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इसी से लगभग 26 किलोमीटर दूर मेनाल है, जहां पर एक बहुत ही शानदार मेनाल जलप्रपात है, जो कि काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। और खासकर इट इज ए इंपोर्टेंट बर्ड वॉचिंग साइट्स ऑल्सो। यह एक महत्वपूर्ण पक्षियों को देखने की जगह भी है। तो याद रखिएगा, बिगोद के पास आपको बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम मिलेगा, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से बनास अपनी सहायक नदियों के केवल वर्षा पर निर्भर होने के कारण जल का कृषि हेतु पूरे वर्ष प्रयोग नहीं कर पाती। इसीलिए बनास पर कुछ बांध हमें बनाने पड़ते हैं, ताकि बरसात में जो पानी आए उसे इकट्ठा कर ले और फिर बाद में प्रयोग ले, जैसे कि बीसलपुर बांध। और नदियों की घाटियों में जल का रिसाव होता रहता है, भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में यहां पर मिल जाता है और इसीलिए कुआं और नलकूपों से सिंचाई भी हो जाती है। क्योंकि देखिए, माना कि बारहमासी नदी नहीं है बनास,
पर ये जिस तरीके से अरावली को काटकर जाती है तो पानी का रिसाव करती है और वही पानी जमीन में रिस रिस कर चला जाता है और जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज हो जाती है, यानी कि भूमिगत जल का स्तर भर जाता है और वही भूमिगत जल सिंचाई के लिए काम में आता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि भूमिगत जल इस तरीके से सिंचाई के लिए कार्य करता है। अब महत्वपूर्ण सहायक नदियों की थोड़ी चर्चा हो जाए तो सबसे पहले बनास की सहायक नदी बेड़च की बात करते हैं। उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी। बेड़च नदी प्राचीन सभ्यताओं के लिए भी काफी जानी जाती है। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलेगी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहेगी और फिर भीड़वाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के निकट बनास में मिल जाएगी। यही बिगोद में ही मेनाल नदी भी मिलती है, त्रिवेणी संगम हो जाता है और यह नदी 157 किलोमीटर लंबी है। तो यहां आप देख सकते हो, ये रही दाईं तरफ की बेड़च नदी जो कि बनास की एक प्रमुख सहायक नदी है। बेड़च जो कि दाईं तरफ की है। बेड़च फिर उदय सागर झील में आकर मिलेगी और पहले इसे आयड़ नदी कहा जाता है। जब तक यह उदय सागर झील में आकर नहीं मिलती है इसे आयड़ नदी कहा जाता है और यहीं पर आहड़ सभ्यता स्थापित हुई। जैसे ही यह उदय सागर झील में मिल जाती है फिर इसका नाम बेड़च हो जाता है। तो उदय सागर झील में मिलने के बाद आयड़ नदी ही बेड़च नदी कहलाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जैसे कि गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन, और यह सभी चित्तौड़गढ़ में ही महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अप्पावास के निकट घोसुंडा बांध भी बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, घोसुंडा बांध किस नदी पर बना है? घोसुंडा बांध हमारी बेड़च नदी पर बना है जो कि चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के पास बना है। याद हो तो आपको एक प्राचीन शिलालेख भी है, घोसुंडा शिलालेख। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि घोसुंडा शिलालेख की क्या विशेषता है, क्यों ये एग्जाम में पूछा गया था। तो फटाफट कमेंट में लिखो, किसी बच्चे को पता है तो घोसुंडा शिलालेख के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, यही बेड़च की तलहटी में पनपी आहड़ सभ्यता और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी इसी नदी के पास पहाड़ी पर स्थित है। तो चलिए चित्तौड़गढ़ की कुछ विशेषताएं भी आप कमेंट में लिखकर बताइए। जैसे कि चित्तौड़गढ़ इज द लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का आकार क्या है ना। जैसे कि चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताओ कमेंट में ताकि रिवाइज भी हो जाए और इंपॉर्टेंट रहे। अगली महत्वपूर्ण सहायक नदी है बेड़च की गंभीरी। तो गंभीरी बेड़च की सहायक नदी है जो कि चित्तौड़गढ़ में ही बहती है। तो यहां आप देख सकते हो, ये रहा बेड़च और ये रही बेड़च की सहायक नदी गंभीरी। तो यहां आपको गंभीरी देखने को मिलेगी। कोठारी बनास की अन्य महत्वपूर्ण नदी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यह दिवेर राजसमंद से निकलती है। तो चलो कमेंट में लिखकर बताओ कि दिवेर के युद्ध को क्या कहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन हैं, राजस्थान का थर्मोपल्ली या फिर राजस्थान का क्या। कमेंट में बताइए। बताइए राजस्थान में दिवेर के युद्ध का क्या फेमस नाम है, किससे इसकी तुलना किया गया है। ठीक है, तो इट शुड बी रिमेंबर। तो हमारी कोठारी नदी जो कि दिवेर से निकलती है राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में बहकर यह नंदराय के निकट बनास में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बहामनी जो कि भीलवाड़ा के 54 गांव में मिलती है
है ना। तो ये एक फेमस चीज है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो काफी पूछी गई है, कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो बताइए, कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। अक्सर बच्चे इसे कंफ्यूज कर जाते हैं। एक हमारे पास मींज नदी भी है, तो कई बच्चों को लगता है कि मेज नदी पर ही बना हुआ है मेजा बांध, और गलत कर आते हैं क्वेश्चन को। पर ध्यान रखिएगा, बनास की सहायक नदी कोठारी जो कि दिवेर राजसमंद से निकलती है, उस पर बना हुआ है मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा को ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करवाता है और जो मांडलगढ़ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देन गाइस, एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं, जो कि है खारी नदी। याद करो, कल मैंने आपको एक खारी नदी और बताई थी, और कल कहा था कि 2 खारी नदियां हैं और दोनों ही सहायक नदियां हैं। एक तो सहायक नदी होगी बनास की, और एक नदी कल करवाई थी। तो बताओ कमेंट में लिखकर कि किस नदी की एक सहायक नदी का नाम खारी नदी और है, जो कि बनास के अलावा है। तो राजसमंद, तो यहां पर आप देख सकते हो हमारी जो खारी नदी है ये रही आपकी खारी नदी। खारी नदी निकलती है देवगढ़ तहसील के बिजराल ग्राम से। तो राजसमंद में ही देवगढ़ तहसील है, जिसका एक गांव है बिजराल ग्राम, और उसी बिजराल ग्राम से निकलती है खारी नदी, और यह राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहती हुई देवली अजमेर के पास बनास में मिल जाती है। यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट है देवली, जो कि अजमेर में है। तो देवली में मिल जाती है यह बनास में, और मानसी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। तो यहां पर आपको ये नजर आ रही होगी, एक ये नदी है हमारी मानसी नदी, जो कि एक प्रमुख सहायक नदी है किसकी? खारी नदी की। तो खारी नदी की यह एक प्रमुख सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा जिले के करणगढ़ के पास से निकलती है मानसी। कहां से निकलती है? करणगढ़, भीलवाड़ा से, और अजमेर जिले की सीमा में, यानी कि देवली में, अजमेर जिले की सीमा में, नॉट देवली में, ये रहा यहां पर अजमेर जिले की सीमा पर यह खारी में मिल जाती है। तो मानसी कहां से निकलती है? करणगढ़ से, भीलवाड़ा में। फिर आती है माशी नदी। तो मानसी और माशी में कंफ्यूज मत होना, माशी निकलती है किशनगढ़, अजमेर की पहाड़ियों से। माशी नदी फिर अजमेर और टोंक में बहती है, फिर टोंक में यह बनास में मिल जाती है। और माशी की सहायक नदी है बांडी नदी, जो कि जयपुर से निकलती है और टोंक में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, माशी की सहायक नदी कौन है? बांडी, जो कि जयपुर से निकलती है और टोंक में इससे मिल जाती है। तो इट शुड बी रिमेंबर। ठीक है गाइस, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, माशी और मानसी। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मोरेल नदी। तो मोरेल नदी एक प्रमुख सहायक नदी है बनास की। यहां आप देख सकते हो कि ये रही हमारी मोरेल नदी, ये है आपकी मोरेल नदी। तो मोरेल नदी ये बह रही है हमारी, ये निकलती है जयपुर जिले की बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से। तो याद रखिएगा, जयपुर के बस्सी तहसील चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है मोरेल नदी, और यह दौसा और सवाई माधोपुर में बहती हुई करौली के हाड़ौती गांव के निकट बनास में मिल जाती है। हाड़ौती वैसे तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ को बोलते हैं, पर करौली में भी एक हाड़ौती गांव है। तो उस करौली के हाड़ौती गांव के निकट बनास में मिल जाती है। यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये होगा हमारा हाड़ौती, जो कि करौली में है। करौली के हाड़ौती गांव में ये मिल जाती है। ठीक
ठीक है बच्चों, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा मोरेल नदी के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है मोरेल नदी की। आपको याद होगा कि जयपुर के राज्य को ढूंढाड़ राज्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जयपुर के राज्य में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। तो आखिर ढूंढाड़ी भाषा क्यों बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है ढूंढ नदी की वजह से। जयपुर के आसपास जो जो ढूंढ का अपवाह क्षेत्र रहा, वहां की स्थानीय भाषा को ढूंढाड़ी बोला गया और फिर धीरे धीरे कालांतर में यह भाषा बहुत ही प्रचलित हो गई। और यही ढूंढ नदी मोरेल नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखिएगा, मोरेल नदी की मुख्य सहायक नदी है ढूंढ नदी, जो कि जयपुर से निकलती है और मोरेल नदी पर दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा में पीलू खेड़ा, जो कि सवाई माधोपुर में है, वहां मोरेल बांध बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मोरेल नदी पर मोरेल बांध भी है, जो कि कहां पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर के पीलू खेड़ा में। और ढूंढ क्या है? किसकी सहायक नदी है? ढूंढ हमारी मोरेल की सहायक नदी है, जिसकी वजह से ढूंढाड़ी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरीके से एक नदी और है काली सिल, पर कंफ्यूज मत होइएगा काली सिल में और काली सिंध में। काली सिल नदी आपको मिलेगी करौली के पास। केला माता का मंदिर आपने जरूर सुना होगा। तो केला माता के मंदिर के पास आजकल एक गंदी सी नदी है जो कि बहुत प्रदूषित हो चुकी है, और वह है काली सिल। कभी केला मैया के मंदिर के पास काली सिल में स्नान करना अपने पापों को धोने जैसा माना जाता था, पुण्य कर्म माना जाता था। पर आज काली सिल इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि उसके अंदर नहाना चर्म रोगों को लेकर जाना होगा, बीमारियां फैलाना होगा। तो ये काली सिल है करौली के पास की, केला मैया के मंदिर के पास की। वहीं एक काली सिंध नदी आती है, जो कि चंबल की सहायक नदियों में है, जिसका संबंध हाड़ौती प्रदेश से है। तो वो है काली सिंध, ये है काली सिल। तो इन दोनों का कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिएगा। तो करौली जिले में सपोटरा तहसील की पहाड़ियों से निकलती है और हाड़ौती गांव के निकट मोरेल के साथ मिल जाती है, यह काली सिल नदी। तो ध्यान रखिएगा, काली सिल नदी करौली की सपोटरा तहसील की पहाड़ियों से निकलेगी, जबकि काली सिंध नदी हाड़ौती में बहती है। तो ये एक संबंध है। इसी प्रकार से दोस्तों डाई नदी पर थोड़ी चर्चा हो जाए तो ध्यान रखिएगा, डाई नदी निकलती है नसीराबाद तहसील से। वही नसीराबाद जिसका अभूतपूर्व योगदान रहा 1857 की क्रांति में। तो अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर अजमेर और टोंक जिलों में बहकर बीसलपुर के निकट बनास में मिलती है डाई नदी। तो अजमेर में नसीराबाद तहसील में पहाड़ियों से निकलती है ये, और फिर अजमेर और टोंक जिलों में बहकर बीसलपुर के निकट बनास रिवर सिस्टम में मिल जाती है हमारी डाई नदी। तो इट शुड बी रिमेंबर। ऐसे ही एक और छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है सोहादरा। तो सोहादरा नदी भी अजमेर जिले से ही निकलती है और टोंक जिले में ढूंढिया गांव के पास माशी नदी में मिल जाती है। तो छोटी सी नदी है सोहादरा, ढूंढिया गांव में यह माशी से मिल जाएगी। ऐसे ही एक छोटी सी और नदी है जिसका नाम है ढील नदी। तो ढील नदी टोंक से निकलेगी, बावली नामक एक गांव है, बावली गांव से निकलती है ढील नदी और फिर सवाई माधोपुर में यह बनास से मिल जाती है। तो याद रखिएगा, बावली गांव टोंक से निकलती है ढील नदी और सवाई माधोपुर जिले में बनास से मिल जाती है। तो इस तरीके से बच्चों बनास की सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां होती हैं कंप्लीट। आगे कुछ और पूर्वी राजस्थान की नदियां बढ़ेंगे।
बस उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी बच्चे को EORO का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है या फिर केवल पार्ट सेकंड यानी कि नगर पालिका अधिनियम वाला बैच ज्वाइन करना है, तो वह शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ ज्वाइन कर सकता है। शाम को 4 बजे से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हैं, तो शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ आप 1 ईयर या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ EORO का ही बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि है 6819 का। इसमें शर्मा 10 रेफरल कोड को आप यूज कर लो और फिर शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज करने के बाद 6137 में इसे आप ज्वाइन कर पाओगे। इसी प्रकार से अगर आप EORO के अलावा RAS या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप 1 साल का कोर्स ले सकते हो, जिसे आप 7622 में शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज कर ले पाओगे। ठीक है, तो इट शुड बी रिमेंबर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, शर्मा 10। एक बच्चे का प्रश्न है बावली नहीं बावड़ी गांव। तो बच्चों, बावड़ी गांव भी और बावली गांव भी कुछ लोग बोलते हैं और कुछ बावड़ी भी बोलते हैं, तो दोनों ही नाम ठीक है। कुछ बुक्स में बावड़ी लिखा हुआ है तो कुछ में बावली लिखा हुआ है, पर वो प्रोनाउंसिएशन है, बदल जाया कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान की नदियों पर चर्चा करते हैं। तो अब पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान की नदियां। साबी नदी। तो साबी नदी सबसे पहले मैप में देखो तो ये रही हमारी साबी नदी। हाँ, तो देखो ये रही आपकी साबी नदी, नजर आ रहा होगा, ये रही हमारी साबी नदी। तो साबी नदी जयपुर और सीकर जिलों की सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, साबी नदी कहां से निकल रही है? सेवर की पहाड़ियों से। और फिर यह अलवर जिले की बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, बास, मंडावर, तिजारा तहसील में बहने के बाद हरियाणा में गुरुग्राम तक जाती है और फिर पटौदी के उत्तर भूमि में विलीन हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब बरसात होती है तो साबी नदी में ज्यादा पानी आ जाता है, और साबर नदी में जब बरसात में ज्यादा पानी आता है तो ये बाढ़ का कारण बनती है। इसीलिए साबी नदी बरसात के अंदर अपनी विनाश लीला के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर यह बाढ़ का कारण भी बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से एक छोटी सी नदी है मेंथा नदी। तो मैप में आ जाओ तो ये रही मेंथा और इसके नीचे है रूपनगढ़। तो ये है मेंथा नदी। मेंथा नदी भी जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकलती है और फिर नागौर में प्रवेश करते हुए सांभर झील से मिल जाती है। तो मनोहरपुर से निकलेगी, नागौर में प्रवेश करेगी और फिर सांभर में ये मिल जाएगी। इसी मेंथा के नीचे ये जो नदी है जो कि सांभर में ही गिर रही है, उसका नाम है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी निकलती है नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से और फिर सांभर में गिर जाती है। एक बात बताओ, नाग पहाड़ से और कौन निकलता है? राजस्थान की प्रसिद्ध लूनी नदी भी नाग पहाड़ से निकलती है, पर लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ के पश्चिम से और पश्चिम में बह जाती है, और जबकि रूपनगढ़ निकलती है नाग पहाड़ के जंगलों से, नाग पहाड़ फॉरेस्ट रिजर्व से, और फिर
पूरब में सांभर में गिर जाती है। ऐसे ही बाणगंगा नदी भी है। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण से इस नदी को निकाला था, इसीलिए इसे बाणगंगा या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ी से निकलती है बाणगंगा। इसकी सहायक नदी है गुमटी नाला, सूरी नदी और पलोसन नदी। कहा जाता है कि अर्जुन और सभी पांडव जब 1 वर्ष के अज्ञातवास में रह रहे थे तो वह जयपुर में विराट नगर यानी कि बैराट में ही रहा करते थे। तो वहीं पर यह बाणगंगा निकाली गई थी अर्जुन के द्वारा। तो बाणगंगा की लंबाई है 240 किलोमीटर। यह जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के पास यमुना में मिल जाती है। तो आप कह सकते हो कि यमुना में चंबल और बाणगंगा दोनों ही मिलती हैं। पर अब आजकल क्या है, बहुत कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने की वजह से बाणगंगा सूख गई है और इसीलिए यह फतेहाबाद तक तो जा ही नहीं पाती और भरतपुर के आसपास ही खत्म हो जाती है। इसीलिए केवल चंबल ही यमुना में मिल पाती है। अगर पानी भरपूर होता तो बाणगंगा भी यमुना में मिल पाती, पर अब यह भरतपुर के आसपास ही खत्म हो जाती है। इसीलिए यह टूटी फूटी यानी कि रुंडित नदी कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में रुंडित नदी यानी कि रनवे रिवर किसे कहा जाता है, तो रुंडित या रनवे रिवर है बाणगंगा रिवर। ठीक है, तो आपके रुंडित या रनवे रिवर भी है बाणगंगा रिवर। इसी तरीके से दोस्तों एक और नदी है जो कि है रूपा रेल रिवर। रूपा रेल रिवर का एक नाम और है वराहा नदी। आपको याद हो तो भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। तो भक्त प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यपु। इसी हिरण्यकश्यपु का एक बड़ा भाई था और वह था हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया। अब आप कहोगे कि पृथ्वी से भी बड़ा समुद्र तो है ही नहीं, पृथ्वी में ही सारे समुद्र हैं, तो कैसे छुपाया होगा। तो याद रखिएगा हमारी आकाशगंगा के बाहर जाकर एक समुद्र है जो कि पृथ्वी के साइज के 90 गुना है। उस आकाशगंगा के अंदर जाकर समुद्र में, यानी कि जो पृथ्वी के साइज का भी 90 गुना है, पृथ्वी से बाहर है आकाशगंगा में, वहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया पृथ्वी का। इस बात को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाए और भगवान विष्णु ने एक जंगली सूअर का अवतार लिया, क्योंकि जंगली सूअर बहुत शक्तिशाली होता है, फुर्तीला होता है और भारी से भारी चीज को अपने आगे के 2 सींगों पर उठा सकता है। तो जंगली सूअर को ही कहते हैं वराहा। संस्कृत में जंगली सूअर को वराहा कहा जाता है और इसी ही वराह के रूप में जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया तो हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को समुद्र से लाकर पुनः स्थापित किया। और इसी ही वराह अवतार का मंदिर राजस्थान में बना हुआ है और इसी ही वराह अवतार के नाम पर बनी है वराह नदी, यानी कि रूपा रेल नदी। तो ध्यान रखिएगा, रूपा रेल नदी का उद्गम है अलवर जिले के थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट में उदयनाथ की पहाड़ियों से। तो यहां आप देख रहे होंगे रूपा रेल नदी। तो ये है हमारी रूपा रेल नदी। तो रूपा रेल नदी जो कि उदयनाथ की पहाड़ियां
अलवर जिले में थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती हैं, फिर अलवर और भरतपुर में ये बहती हैं और फिर भरतपुर के कुशलपुर गांव में यह विलुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वराहा नदी भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है, इनलैंड ड्रेनेज का भाग है। इसी प्रकार से दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है गंभीर नदी। गंभीर नदी निकलती है कहां से? करौली। तो ये देखो गंभीर नदी ये रही, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट देखने को मिलेगा गंभीर नदी का। तो यहां पर करौली तहसील से निकलती है गंभीर नदी, फिर करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर में बहती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में यमुना में मिल जाती। तो ये गंभीर नदी यहां से चलकर मैनपुरी में यमुना में मिल जाती है। इस पर पांचना, सेसा, खेर, पार्वती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं और यहीं पर खानवा युद्ध का मैदान भी है। तो बताओ खानवा युद्ध कब हुआ था? कमेंट में लिखकर। तो ध्यान रखिएगा, खानवा युद्ध का मैदान किस नदी के पास है? तो गंभीर नदी के पास खानवा युद्ध का मैदान आपको देखने को मिलेगा। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। चलो एक अंतिम रिवर बची है, खत्म करते हैं उसको। पार्वती नदी। पार्वती नदी, तो ये देखो, ये है पार्वती नदी। पार्वती नदी जो कि सपोटरा तहसील से निकलती है, छावर गांव की पहाड़ियों से। कहां से? छावर गांव की पहाड़ियों से। धौलपुर में यह गंभीर नदी से मिल जाती है और धौलपुर में ही यह पार्वती बांध बनाती है। कहां पर? अगाई गांव के पास। तो पार्वती नदी पर पार्वती बांध बना हुआ है अगाई गांव के पास। इसकी सहायक नदी है सेरना और मेंढका। तो मेंढका और सेरनी, सेरनी और मेंढका या सेरना भी बोलते हैं कुछ लोग, यह इसकी सहायक नदी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख नदियों में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मृत नदी की, जो कि है घग्गर। क्योंकि मृत क्यों है ये? क्योंकि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो अब धीरे धीरे लगभग खत्म ही हो गया है, इसीलिए यह इतनी नीचे जा चुकी है कि यह एक मृत नदी के रूप में नजर आती है। वैसे हमारी इस घग्गर नदी का जो उद्गम है वो है हिमाचल प्रदेश, कालका माता का मंदिर। हिमाचल प्रदेश कालका शिमला के पास जो हमारे हिमालय की पहाड़ियां हैं, जिन्हें लेसर हिमालय या शिवालिक्स कहा जाता है, जैसे कि सबसे ऊपर आपने देखा होगा काराकोरम है, फिर हमारे पास लद्दाख वाली रेंज आ जाती है, फिर जस्कार है, पीर पंजल है। तो उसके नीचे जो हमारी लेसर हिमालय या जो शिवालिक्स है, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और लेसर हिमालय। तो शिवालिक्स के अंदर हिमाचल प्रदेश कालका की पहाड़ियां और शिमला के पास से यह घग्गर नदी निकलती हैं। पौराणिक काल में कहा जाता है कि जब सरस्वती नदी भारत में बहा करती थी तो उसी सरस्वती नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में यह घग्गर नदी प्रवाहित होती थी। इस नदी का अब जो अपवाह क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित हो गया है, क्योंकि यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मृत अवस्था के अंतर है। तो ध्यान रखिएगा, यह घग्गर रिवर है, इसके पास हमने पानी को संरक्षित रखने के लिए एक रिजर्वॉयर बनाया है जिसे O2 रिजर्वॉयर कहते हैं, और यहीं से उत्तर में नदर्न घग्गर कैनाल, दक्षिण में सदर्न घग्गर कैनाल और O2 वेयर के पास से ही हाकरा रिवर निकलती है। और आपको मैंने बताया था कि जब यमुना और सरस्वती का सम्मिलित रूप ही हाकरा कहलाता है, तो वह भी इसी से संबंधित है। घग्गर नदी हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर के कुछ मैदानी भागों में बहती है। क्योंकि यह मृत नदी है तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अपवाह क्षेत्र नहीं होगा। इवन
हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी यह सिर्फ तलवाड़ा से लेकर अनूपगढ़ तक ही अक्सर बहती है। पर पहले तो इसमें कोई पानी है नहीं, पर कभी कभार बरसात ज्यादा हो गई तो फिर पानी इसमें आ जाएगा और यही पानी आसपास बाढ़ का कारण बन जाता है, क्योंकि इस नदी का जो पैटा है वो नीचे है और उसके आसपास का जो मैदानी भाग है वो थोड़ा ऊपर है। घर आसपास बन चुके हैं, नदी नीचे से बहती है, घर पास में है, तो जैसे ही नदी में ज्यादा पानी आएगा पूरी जगह बाढ़ का प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा और इस बाढ़ से ही चावल की खेती को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ध्यान रखिएगा, चावल की खेती को इसी घग्गर नदी की बाढ़ नुकसान में डाल देती है। हमारी ये जो घग्गर नदी है हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है। तो ये आएगी हनुमानगढ़ में। तो देखो ये रही हनुमानगढ़ की घग्गर रिवर। तो हनुमानगढ़ के अंदर ये जो जगह है वो है आपके टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव। तो टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ में ये प्रवेश कर रही है और फिर यह भटनेर में जाकर विलुप्त हो जाती है। भटनेर में विलुप्त हो गई है, पर बरसात में इसका पानी जो है सिर्फ हनुमानगढ़ तक ही नहीं, आगे गंगानगर तक भी चला जाता है और फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़ के पास कुछ गांवों तक पहुंच जाता है और फिर यह बाढ़ का कारण बनती है। तो इस तरीके से यह समस्याएं भी यहां हमें देखने को मिलती हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। हाँ, क्या कह रहे हो आशुतोष की न्यू RAS OBC रिजर्वेशन के मैटर के बाद आएगी क्या? देखो, OBC का जो मैटर है वो चलता रहेगा, पर दिसंबर में मैटर भी क्लियर हो जाएगा और RAS की नई भर्ती भी। तो नवंबर में जहां तक है OBC का मैटर बिल्कुल क्लियर कट होने के बाद दिसंबर में आपके नई भर्ती आएगी। और ध्यान रखिएगा, RAS की भर्ती पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से OBC के मैटर का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि विज्ञप्तियां निकलती हैं उस समय अनुसार जो रूल्स होते हैं रिजर्वेशन के। चाहे OBC का कोई भी मैटर चलता रहे, नोटिफिकेशन के वक्त जो भी आरक्षण की विधियां होंगी संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत, तो उन्हीं विधियों को लागू किया जाएगा। तो OBC का मैटर अगर बाद में चेंज भी होता है तो भी नोटिफिकेशन के टाइम पर जो रूल्स रेगुलेशन होंगे वही भर्ती में लगेंगे। ठीक है, तो इट शुड बी रिमेंबर। तो गाइज यहां पर ये बात क्लियर हो गई होगी घग्गर नदी की। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, और घग्गर नदी के अंदर अक्सर बाढ़ आती रहती है और कभी कभार तो पानी इतना ज्यादा आ जाता है जो कि गंगानगर को पार कर कर पाकिस्तान तक चला जाता है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पानी चला जाता है। और यह घग्गर नदी हमारी पुरानी वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी की ही सहायक नदी है और अब इसमें पानी बहुत ही कम है, तो इसीलिए इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए डेड रिवर ऑफ राजस्थान। तो ये बात हो गई बच्चों घग्गर नदी की। अब ऐसी ही एक इनलैंड ड्रेनेज वाली नदी कांतली नदी की बात करते हैं, और कांतली नदी भी सभ्यताओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, कांतली नदी जो है सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां। कहां पर? सीकर जिले में। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है हमारी सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियां, और यहां से ही हमारी कांतली रिवर निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली रिवर निकलती है, और जहां जहां ये नदी का बहाव क्षेत्र होगा वहां वहां एक विशेष भाषा बोली जाती है जिसे बोलते हैं तोरा वाटी। जैसे लूनी नदी का बहाव क्षेत्र गोडवार प्रदेश कहलाता है, वैसे ही कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी। और इसी कांतली नदी के
समक्ष प्रसिद्ध ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता पनपी। तो ध्यान रखिएगा, तोरावाटी क्षेत्र में कांतली नदी के किनारे ही क्या पनपी है? हमारी गणेश्वर सभ्यता पनपी है। और यह भी बरसाती नदी है और बरसात में ही इसमें पानी आएगा, अन्यथा विलुप्त रहेगी। कांतली नदी सीकर और झुंझुनू में बहती है और फिर चूरू के बॉर्डर पर जाकर गायब हो जाती है। तो सीकर और झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर यह विलुप्त होती हुई नजर आती है। एक और महत्वपूर्ण नदी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली महत्वपूर्ण नदी है हमारी कांकनी नदी, जिसे कांकनय नदी भी कहते हैं। ये रही आपकी कांकनी नदी जैसलमेर की। इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि मसूरदी नदी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर में है मसूरदी नदी। कह सकते हो कि हमारे थार के मरुस्थल का निर्माण जिस टैथिस सागर की वजह से हुआ है, उसी टैथिस सागर के कुछ अवशेष के रूप में भी काकनी, काकनय या मसूरदी नदी को देखा जाता है। तो जैसलमेर जिले के अंदर कोटारी गांव है, तो उस कोटारी गांव से ही निकली है मसूरदी नदी। कुछ दूर बहती है फिर विलुप्त हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि लोगों की जो पानी की प्यास की आग है, वो पानी की प्यास की आग भड़की थी, जैसे कांकनी दिखी, और वो थोड़ी दूर जाकर विलुप्त हो गई, यानी कि पानी की प्यास की आग बुझ गई। इसीलिए कई कई लोग तो इसे नदी कहते ही नहीं हैं कि भैया ये तो झील है, छोटी सी झील है, इतना इफेक्टिव है ही नहीं इसका पानी, तो इसीलिए इसे बुझ झील भी कहते हैं। क्या है? बुझ झील। और स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काकनी, काकनय, मसूरदी और बुझ झील एक ही नदी के नाम है, जो कि जैसलमेर के कोटारी गांव से निकलती है। और नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। आरपीएससी ईओआरओ के पेपर का जो पार्ट 2 है, जिसमें हमें राजस्थान की नगर पालिका अधिनियम कुछ योजनाएं करनी है, वह सभी योजनाएं और नगर पालिका अधिनियम कंप्लीट बैच ऑफ ईओआरओ चालू हो चुका है। शाम को 4 बजे से उसकी कक्षाएं लग रही हैं। जिन बच्चों को ईओआरओ का एग्जाम देना है, वह शर्मा 10 रेफरल कोड को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, एक और अच्छी इंफॉर्मेशन आई है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अब हम ईओआरओ का फॉर्म भर पाएंगे क्या, वापस फॉर्म रीओपन होंगे क्या? तो बिल्कुल बच्चों, कुछ पद भी बढ़ने वाले हैं ईओआरओ में और फॉर्म वापस से रीओपन होंगे। तो जितनी आधिकारिक सूचनाएं मिली हैं कुछ गुप्त सूत्रों से, उनके अनुसार ईओआरओ के पद भी बढ़ रहे हैं और आप लोगों के लिए फॉर्म भी रीओपन होंगे। तो जिन बच्चों ने गलती से ईओआरओ का फॉर्म नहीं भरा था, उनके पास वापस एक मौका है, ईओआरओ का फॉर्म भर दो। और बैच ज्वाइन करना है तो टाइम वेस्ट मत करो। शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज करते हुए इस नए बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, केवल ईओआरओ के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो 6 महीने का कोर्स ले लो, जो कि है 6819 का। इसमें जैसे ही आप शर्मा 10 रेफरल कोड लगाओगे तो 6137 में आप इसे ले सकते हो। इसी तरीके से जो साल भर का कोर्स है, जैसे कि किसी को ईओआरओ या आरएएस या कोई अन्य एग्जाम की भी तैयारी करनी है, तो 1 साल का कोर्स वह ले ले। तो ये है 8470 का। फिर इसमें शर्मा 10 रेफरल कोड लगाओ और 7622 में आप 10% डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को ले सकते हो। तो इट शुड बी रिमेंबर,
ठीक है, पर ध्यान रखिएगा जो शर्मा 10 रेफरल कोड आपको लगाना है यह बड़े अक्षरों में लगाइएगा और बिना किसी स्पेस के SHARMA10 आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की नदियों की तरफ। तो सबसे पहले हमारी आती है दक्षिण पश्चिमी नदियों में पश्चिमी बनास, जिस पर एक प्रश्न भी प्रीलिम्स में आया था। तो ध्यान रखिएगा हमारी कुछ छोटी मोटी नदियों के अंदर एक क्वेश्चन था कि सबसे छोटी नदी कौन सी है जो सबसे कम राजस्थान में बहती है। ऑप्शन थे पश्चिमी बनास, साबरमती, वाकल और एक ऑप्शन और था। आंसर था उसका वाकल। तो देखिए हमारे ये रही पश्चिमी बनास नदी। तो सिरोही के अंदर एक गांव है सनवाड़ा, सनवाड़ा या फिर इसे लोग सनवारा भी बोलते हैं। सिरोही में एक गांव है सनवारा। तो सनवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है यह पश्चिमी बनास रिवर। सिर्फ और सिर्फ सिरोही के कुछ भाग में बहकर यह गुजरात में बहती हुई नजर आती है। तो सिरोही में बहकर गुजरात के बनासकंठा जिले में प्रवेश करती है, फिर कच्छ ऑफ रन में यह विलुप्त हो जाती है। एवं गुजरात का जो डीसा नगर है, गुजरात का डीसा नगर इसी नदी पर बना हुआ है। इसकी टोटल लंबाई है 260 किलोमीटर। तो काफी छोटे से भूभाग में बहती है पश्चिमी बनास और यह अरब सागर तंत्र में मिल जाती है। इसकी छोटी मोटी सहायक नदियों के नाम जरूर याद रखें। सूकली, सीपू, खारी, सुकेत, सेवरन, बलराम, धारवोल, गोहलान और कुकड़ी इसकी सहायक नदी हैं। कंफ्यूज मत होना, लूनी नदी जब हमने पढ़ी थी तब भी आपने देखा था कि लूनी की सहायक नदी खारी है और आपने लूनी में सूकड़ी भी सहायक नदी देखी थी, पर यहां पर सूकली है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सूकली और खाड़ी देखकर आपको लगे कि ये तो लूनी नदी की बात हो रही है, पर ध्यान रखना वो सूकड़ी है, ये सूकली है। खारी नदी सहायक नदी पर वहां पर भी है, यहां पर भी है। जैसे महेश दो लोगों का नाम हो सकता है, वैसे ही दो अलग अलग नदियों के नाम भी तो खारी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर भी एक इसकी खारी नदी है और वहां पर भी है। ध्यान रखिएगा इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है सूकली, जो कि सिरोही में सिलारी की पहाड़ियों से निकलती है और फिर गुजरात में पश्चिमी बनास से मिल जाती है। तो ये एक छोटी सी नदी है हमारी। अब ऐसे ही एक छोटी सी नदी साबरमती भी है। तो साबरमती यहां पर आपने देखिएगा, ये जो साबरमती नदी है ये है हमारी उदयपुर में कोटड़ी तहसील के अंतर्गत। तो कोटड़ी तहसील में है पदराड़ा, उदयपुर में कोटड़ी तहसील है और वहां अरावली की पहाड़ियां हैं पदराड़ा में, वहां से निकलती है और फिर गुजरात के साबरकंठा जिले में प्रवेश करेगी और खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। तो ध्यान रखना ये गिरती है पश्चिमी बनास रन ऑफ कच्छ में, जबकि साबरमती गिरती है खंबात की खाड़ी में। यहीं पर गुजरात में गांधी जी का एक आश्रम बना हुआ है वारधा में, और इसीलिए एक फेमस कहानी भी सुनी होगी, एक दोहा भी सुना होगा आपने गांधी जी का, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो बिल्कुल इसी नदी के किनारे गांधी जी का आश्रम भी है। तो ध्यान रखिएगा साबरमती नदी भी बहुत छोटी सी नदी है और जो पूरा गांधीनगर है, जो कि आज वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि भारत की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गांधीनगर गुजरात में है। और इसकी कई सहायक नदी है वाकल, ये एग्जाम में था वाकल। तो ध्यान रखिएगा वाकल राजस्थान की सबसे छोटी नदी है तुलनात्मक रूप से अगर बात करें तो पश्चिमी बनास और साबरमती, क्योंकि देखो जिसकी साबरमती छोटी सी बहती है राजस्थान में और उसकी भी सहायक नदी है वाकल, तो ये छोटी होनी है। तो ध्यान रखना साबरमती की सहायक नदियां कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो याद होनी चाहिए।
तो हमारे साबरमती की सहायक नदियां हैं वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वैतरक और माजम। वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, वैतरक और माजम। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब क्लास में आपको पढ़ाया जाता है तो इन नदियों के नाम पेन से कॉपी की कागज पर लिख लिया करो, और अगर वो भी नहीं कर पाते तो फटाफट टाइप कर दिया करो। उससे क्या होगा कि जैसे आप चीजों को टाइप करोगे तो आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहेंगी, याद हो जाएंगी। तो आप कमेंट में जैसे ही कोई भी फैक्चुअल डेटा आप पढ़ते हो तो उसे टाइप कर दो ताकि लंबे टाइम तक याद रह सके। अब बात कर लेते हैं वाकल की, जो एग्जाम में पूछी गई थी। तो देखो, वाकल जो है हमारी बहुत ही छोटी सी नदी है जो कि उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। फेमस युद्ध भी हुए हैं गोगुंदा के, कमेंट में लिखकर बताओ गोगुंदा का युद्ध क्यों फेमस था और कब हुआ था। इसकी सहायक नदी है मानसी और पारवी, उदयपुर में बहकर गुजरात में, और उदयपुर की सीमा पर यह साबरमती में मिल जाती है। तो छोटी सी नदी है वाकल जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकली हुई है। ऐसे ही एक छोटी सी नदी है सेई। सेई नदी भी उदयपुर के पादरना गांव की पहाड़ियों से निकलती है और फिर गुजरात में साबरमती से मिल जाती है। यह भी छुटकू सी नदी है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण दक्षिणी राजस्थान की नदी पे, जो कि राजस्थान की पेरेनियल रिवर, यानी कि एक ऐसी नदी जो कि 12 मासी थी, जिसमें पूरे साल भर पानी भरा रहता था। ऐसी नदी थी हमारी माही नदी। बट अब बच्चों, माही नदी में साल भर पानी नहीं भरा रहता है, गर्मियों में पानी सूख जाता है। इसीलिए अब माही राजस्थान की 12 मासी नदी नहीं है, अब यह हमारी एक सामान्य बरसाती नदी है। यानी अब राजस्थान की केवल और केवल चंबल ही 12 मासी नदी है। पर अभी भी एक गुण है माही का जो कि महत्वपूर्ण है। क्या गुण है वो? माही का ये गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है राजस्थान की जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही 2 बार कर्क रेखा को काटती है। मध्य प्रदेश में धार जिले में सरदारपुरा के मिंडा गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से निकलती है हमारी माही। तो यहां पर आप देख सकते हो माही रिवर को। थोड़ा सा ठीक डायग्राम नहीं है ये, चलो उसी से काम चला लेंगे। तो यहां पर मध्य प्रदेश की मेहद झील है ना, ये नीचे की तरफ देखिएगा। यहां पर हमारी मध्य प्रदेश में धार जिले के अंदर सरदारपुरा के मिंडा गांव के पास विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील है, वहां से निकलती है माही, फिर इस तरीके से जाती है और फिर जाकर पुनः वापस आती है। तो इसीलिए एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कहां से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ियां, मेहद झील, धार जिला, मध्य प्रदेश से निकलती है माही रिवर। इसका बहाव क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, ये बांसवाड़ा के खांदू गांव के पास प्रवेश करेगी। तो ध्यान रखिएगा, माही नदी राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? माही नदी राजस्थान में खांदू गांव के पास प्रवेश करती है, फिर वहां से ये नरवाली तक बहती है और फिर यहीं पर ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा भी बनाती है। यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर को प्राकृतिक रूप से अलग करती हुई नजर आती है माही रिवर। फिर सलकारी गांव से गुजरात के महिसागर जिले में ये प्रवेश करेगी और यहीं इस नदी पर कडाना बांध भी बना हुआ है। फिर यह खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी, यानी कि अरब सागर जल प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा बनेगी। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी है जिस पर कडाना बांध बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, कडाना बांध
बना हुआ है हमारी माही नदी पर और यह बना हुआ है गुजरात में महीसागर जिले में सलकारी गांव के पास। ठीक है, तो वो चीजें हैं। हाँ बच्चों, एक बच्चे ने पूछा है कि सर ERO के फॉर्म में गलती हो गई है, चेंज हो जाएगी क्या? बिल्कुल, फॉर्म होंगे रीओपन। तो जब फॉर्म रीओपन हो तो एक छोटा सा शुल्क देकर आप अपनी जो भी गलती हुई है फॉर्म में उसे पुनः सुधार सकते हो, ये मौका बिल्कुल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, माही का जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में, उसे ही 56 का मैदान कहते हैं। माही एक ऐसी रिवर है जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों जिलों में बहती है, पर इसका जो सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र है वो है गुजरात में। और हमारे 56 के मैदान कहे जाते हैं माही का प्रवाह क्षेत्र। राजस्थान का प्रवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। माही की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और इसे ही हमारे दक्षिण राजस्थान में वागड़ की गंगा, वागड़ प्रदेश जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, या फिर कांठल की गंगा भी कहते हैं। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माही नदी के कई नाम हैं, जैसे कि गोल्डन लाइन ऑफ राजस्थान, गंगा ऑफ कांठल एंड वागड़, गंगा ऑफ वागड़, यानी कि वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा या फिर राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये सभी माही के ही नाम हैं। टोटल 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से है राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है। और याद रखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी इससे जुड़ा हुआ है, जहां पर माही, सोम और जाखम नदियां आकर मिलती हैं, उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो माही, सोम और जाखम के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है आदिवासियों का। जैसा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आदिवासी जनसंख्या से लबारेस हैं और वहीं पर आदिवासियों के महाकुंभ के रूप में जाना जाता है बेणेश्वर धाम, जो कि सोम, माही और जाखम नदियों के संगम से बना हुआ है। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ध्यान रखिएगा, सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन और भादर। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी? सोम, जाखम, अनास, हरण, मोरेन, चाप और भादर। माही की सहायक इरू नदी इसमें माही बांध के पास ही मिल जाती है और शेष सहायक नदियां माही बांध के पश्चात आकर मिलती हैं। तो ध्यान रखना, इरू नदी माही बांध से पहले और बाद की सहायक नदियां माही बांध के बाद हमें देखने को मिलती हैं। बेणेश्वर, डूंगरपुर में माही में सोम और जाखम आकर मिलती हैं और इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, जहां हर साल माघ पूर्णिमा को, कब? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यानी कि आदिवासी लोग यहां मृत लोगों की हड्डियां भी विसर्जित करते हैं। यहां पर बिल्कुल खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। महाशिव को यह स्थान समर्पित है। ठीक है। बांसवाड़ा के ही बोरखेड़ा, कौन सा गांव? बोरखेड़ा। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के पास माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कडाना बांध भी इस पर है, माही बांध भी इसी पर है और माही बजाज सागर बांध भी इस पे है। यहां पर बजाज जो शब्द लिया गया है वह गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को समर्पित है, जिनकी कर्मस्थली रही राजस्थान और उन्हीं राजस्थान के प्रसिद्ध जमनालाल बजाज के नाम पर ही इस बांध का नाम माही बजाज सागर बांध रखा है। तो ध्यान रखिएगा, कहां पर है ये? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में है माही बजाज सागर बांध।
और यही इसी बांध के अंदर चाप और अनास नदी माही की सहायक नदियों में चाप और अनास नदी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। वहीं पर जो बाकी सहायक नदियां बच गई चाप और अनास के अलावा, चाहे वो सोम हो, चाहे वो जाखम हो, चाहे वो भादर हो, चाहे वो मुरेन हो, ये सभी दाईं तरफ की सहायक नदियां हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। अब बच्चों थोड़ी सी चर्चा हो जाए सहायक नदियों पे, तो शुरुआत करते हैं सोम से। तो देखिए हमारी जो ये माही नदी है, ये रही आपकी माही नदी, है ना, ये रही माही नदी। और इस माही नदी की सहायक नदी है सोम, जो कि खेड़वाड़ा, उदयपुर खेड़वाड़ा में ऋषभदेव के निकट बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोम नदी कहां से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव जो कि जैन तीर्थार्थियों के लिए काफी फेमस है, खेरवाड़ा तहसील उदयपुर से यह निकलती है। फिर यह उदयपुर डूंगरपुर में बहती है, उदयपुर और डूंगरपुर में सीमा बनाती है, और फिर बेड़ेश्वर स्थान पर माही पे मिल जाती है। सोम की सहायक नदियों में है जाखम, टीडी, गोमती और सारणी। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो चलिए बात हो जाए जाखम की। जाखम बाड़ी फेमस है प्रतापगढ़ में, क्योंकि आपने शायद नाम सुना हो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी का, जहां पर उड़न गिलहरी तो फेमस है ही है, साथ ही साथ प्राकृतिक दृश्य भी काफी मनोरम है। तो प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के निकट निकल